चीज आपने देखी होगी टीआर माइनस टीसी अप्रोच में कि वहां पर हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे होते कि क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करें, और हम क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए या क्वांटिटी की प्रोडक्शन के लिए कि प्रोडक्शन कितनी होगी सोच रहे होते हैं कि आया x1 पे प्रोडक्शन होगी या x2 पे प्रोडक्शन होगी, यानी ये हम सोच रहे होते हैं। लेकिन हम वो आउटपुट ढूंढ रहे होते हैं जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, हम वो आउटपुट ढूंढ रहे होते हैं जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। लेकिन जब हम बात करते हैं MC इक्वल MR अप्रोच की, तो यहां पर हमें क्वांटिटी खुद डिसाइड नहीं करनी पड़ती, बल्कि सिस्टमैटिकली क्वांटिटी डिसाइड हो जाती है कि आप कितनी प्रोडक्शन करेंगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा या लॉस मिनिमाइज हो जाएगा। उसकी दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि MC इक्वल MR होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि MC must cut from below। MC जो है बिलो से कट करे, किसको? MC should cut from below to MR। MR को MC नीचे से कट करे। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात ये सोचनी पड़ेगी कि मार्जिनल कॉस्ट पहले नीचे गया और फिर दोबारा वापस आया, चूंकि ये जो है आपका जो है यू शेप होता है, और ये आपका याद है ये AR और MR दोनों सेम होते हैं। ये बात तो आपको याद होगी, है ना? हमने यहां सीखी थी, ये देखिए, आपने यहां सीखी थी, ये देखिए, MR और AR एक ही होते हैं, और उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि हमारी प्राइस सेम होती है और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू की वैल्यू सेम आती है, इसलिए ये जो MR है और AR है ये सेम लाइन है। मार्जिनल कॉस्ट इसको दो जगह से कट कर रही है, A से भी कट कर रही है और B से भी कट कर रही है। लेकिन याद रहे ना, हम A को इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं मानेंगे, हालांकि वहां MC इक्वल MR है, लेकिन नहीं मानेंगे। उसकी वजह अभी MC और कम हो रहा है, इसका मतलब कॉस्ट और कम हो रही है, हमें और फायदा होने का चांस है। तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी कॉस्ट और कम होने का चांस है, इसलिए हम वेट करेंगे। तो हम कहां जाके मान लेंगे कि ठीक है, इसको एग्री कर लेंगे? जब मार्जिनल कॉस्ट राइज करना शुरू करेगी। तो इसका मतलब यह है कि पहली बात MC इक्वल R A पे भी है, B पे भी है, लेकिन A नहीं होगा, B होगा। क्यों? अभी A पे कॉस्ट और बोलो क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन B पे जो पॉइंट है वहां पे हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम पॉइंट डिसाइड हो गया और आउटपुट क्या होगी? ये आउटपुट हम प्रोड्यूस करेंगे। इसी पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सकता है और इसी पे लॉस मिनिमाइज हो सकता है। क्लियर? अच्छा, अब जरा गौर कीजिएगा, बड़ी अहम बात होने लगी है, अभी बड़ी अहम बात होने लगी है, जरा गौर कीजिएगा। वो ये बात है कि अगर हम B से आगे प्रोडक्शन करते हैं तो हमें नुकसान है। B से आगे प्रोडक्शन करते हैं तो नुकसान है। कैसे पता चला? क्योंकि अगर अगला यूनिट कोई भी प्रोड्यूस किया हमने या सेल किया, तो हमारा रेवेन्यू ये है ना रेवेन्यू, और कॉस्ट हमारी ये है। तो देखिए कॉस्ट कहां होगी? रेवेन्यू से ऊपर निकल चुकी होगी, इसलिए यहां पे लॉसेस शुरू हो जाएंगे। तो हमें B से आगे जानी नहीं चाहिए, B से आगे जाना ही नहीं चाहिए। B से आगे क्यों नहीं जाना चाहिए? ठीक होगी बात, क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाएगी, रेवेन्यू कम रह जाएगा। लेकिन A पे क्यों नहीं रुके फिर आप? क्योंकि तो फर्स्ट ब्रेक इवन था, उसके बाद तो भी कॉस्ट और कम हो रही थी, यानी मुनाफा तो भी आना था। क्लियर? लेकिन आम जब हम बात करेंगे ना इक्विलिब्रियम में, तो थोड़ा फर्क रखेंगे इन डायग्राम से। मिसाल के तौर पे यहां पे हमने रखा होगा रेवेन्यू एंड कॉस्ट, यहां पे होगी आउटपुट, और ये अक्सर पेपर में छपा होगा डायग्राम, जब आपको MCQ की शक्ल में आएगा तो वहां ये प्रिंट हुआ होगा। तो ये देखिए, ये आपका है ना AR इक्वल्स MR, ठीक है, और ये आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये रहा। तो ये क्या? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो यहां से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे
और ये आउटपुट आ जाएगी। क्या फर्क है उस डायग्राम में इसमें कि मैं पूरा यू शेप नहीं बनाऊंगा, जितनी मुझे जरूरत है उतनी शक्ल ले लूंगा। यानी आगे आने वाले डायग्राम में ये जो एक्स एक्सिस है ना वो यहां नहीं बनाऊंगा, बल्कि जो एक्स एक्सिस है ना वो मैं यहां बना लूंगा ये, और ओरिजिन यहां रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि उधर वाला हिस्सा मुझे चाहिए नहीं ना है, मुझे तो सिर्फ ये हिस्सा चाहिए मार्जिन कॉस्ट का जो राइजिंग वाला है। डाउन वाले से तो इक्विलिब्रियम होता ही नहीं, इक्विलिब्रियम होता ही अपर वाले से। तो लिहाजा नेक्स्ट जितने भी मैं बनाऊंगा उसमें क्या करूंगा, एक्स एक्सिस को उठा के यहां लाके रेवेन्यू एंड कॉस्ट लिखूंगा। क्लियर? जितना मुझे रिक्वायर्ड है उतना हिस्सा बनाऊंगा, बाकी नहीं बनाऊंगा। क्या हाल है? लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहेगा जो मैंने आपको सिखाया। क्लियर जी? अब हमारा काम आसान हो गया, अब तो मुश्किल ही कुछ नहीं है। इक्विलिब्रियम बन गया पॉइंट। अच्छा, जब किसी को प्रॉफिट होता है तो कॉस्ट प्राइस से नीचे होती है कि ऊपर होती है? कॉस्ट प्राइस से नीचे होती है। और जब लॉस होता है हमें सारी बात समझ आ गई, और है कुछ नहीं। इसके अंदर एक कंडीशन क्रिएट कर दी, शॉर्ट रन सुपर प्रॉफिट। शॉर्ट रन सुपर प्रॉफिट हमारी किताब में भी ऐसे दिया हुआ है। मैं भी इसको जरा आपके सामने बनाता हूं ताकि आपके जरा ज़हन नशीन हो जाए। इसमें इंपॉर्टेंट डायग्राम बनाएंगे, बाकी की जरूरत नहीं है हमें। ये देखिए, ये यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, ये आपका रेवेन्यू और क्या है, कॉस्ट है। ठीक बच्चों, ये आपका क्या है, शाबाश बोलो, एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स मार्जिन रेवेन्यू। आप सब बच्चे जानते हैं एवरेज रेवेन्यू इक्वल मार्जिन रेवेन्यू जो है ये प्राइस भी होती है। टोटल रेवेन्यू को आउटपुट है तो प्राइस निकलेगी हमेशा। किसी भी चीज के इतना रेवेन्यू हुआ है, इतने यूनिट बेचे, तो टोटल रेवेन्यू को यूनिट में डिवाइड करें तो क्या आएगा, प्राइस आएगी। यानी जब भी आप एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं, एक्चुअली टोटल रेवेन्यू को डिवाइड करते हैं किस पे, यूनिट्स पे। तो यूनिट्स पे टोटल रेवेन्यू डिवाइड किया, क्या बन गई, एवरेज रेवेन्यू। इसी को आप प्राइस कहते हैं मैथ में, इसी को आप प्राइस कहते हैं। तो ये प्राइस है एक्चुअली, तो ये प्राइस भी है, ये एवरेज रेवेन्यू भी है, ये मार्जिन रेवेन्यू की लाइन भी है। क्लियर बच्चों? अब मार्जिनल कॉस्ट इसको कट कर देता है समवेयर हियर। मार्जिनल कॉस्ट ने इसको यहां पे कट कर दिया। ये क्या बन गया बच्चों, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बन गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये क्या बन गया, आउटपुट। अब आप कहेंगे सर ये तो हमने इतनी दफा बना लिया, ऐसा लगे तो बचपन से एक ही डायग्राम लाते जा रहे बच्चों, है ना। अब अगर हमें प्रॉफिट शो करना है तो हमें एवरेज कॉस्ट को कहां रखना होगा, प्राइस से नीचे। तो हम नीचे रख देते हैं। लो जी, ये प्रॉफिट हो गया। ये देखो, आज की बातें बड़ी समझने वाली है इसके अंदर। ये देखो, ये जब भी आपको एग्जामिनर देगा ना ये, अच्छा वो इस चीज का बड़ा ख्याल रखेगा, गौर करना। पता है क्या, वो ये नहीं करेगा गलती कि अपना एवरेज कॉस्ट कर्व जो है ना उसका मिनिमम पॉइंट यहां बना दे, ऐसे। ये गलती नहीं करेगा कभी भी। वो उसका मिनिमम पॉइंट कहां रखेगा, अभी हमने पढ़ा एक रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट इन द लास्ट डिस्कशन। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब एवरेज कॉस्ट गिरती है तो मार्जिनल कॉस्ट उससे शाबाश ज्यादा तेजी से गिरती है, उसको मिनिमम पॉइंट पे क्या करती है, कट करती है। और फिर जब एवरेज कॉस्ट बढ़ती है उससे ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ऐसे ही था ना। अच्छा, तो यहां पे भी क्या होना चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट को कहां कट करना चाहिए, उसके नीचे, नहीं उसके मिनिमम पॉइंट कह दीजिए, उसके मिनिमम पॉइंट पे। तो वो हमेशा जब भी डायग्राम बनाएगा पेपर में वो ये करेगा, हमेशा ये करेगा। अच्छा, ये नहीं करेगा कि इसका मिनिमम पॉइंट यहां रखते, ये गलती नहीं वो करेगा। समझाई बात की, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं वो करेगा। अगर ऐसा करे तो हो सकता है ऐसा डायग्राम बना के आपसे पूछे इसमें क्या गलती है, क्या पूछे, ये डायग्राम बना के पूछे इसमें क्या गलती है, तो आप क्या गलती निकालेंगे, नीचे ऑप्शंस में क्या गलती दी होगी कि ये क्यों मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट को उसके मिनिमम पॉइंट पे कट नहीं कर रहा, इसको करना चाहिए था। ठीक है, तो ये गलती है। जैसे देखिए ये डायग्राम में देखिए वो गलती नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट को कहां कट कर रहा है, उसके मिनिमम पॉइंट पे। हाँ, ये है एक मसला हमारा
कि जब हम यहाँ पे लाइन यहाँ पे खींचते हैं ना, वो लाइन इत्तेफाक से ऐसे जाती है, लगता यही है कि ये इसने ना उसको कट किया हुआ वहां से, लेकिन होता ऐसा नहीं, याद रखना। क्लियर? जैसे ये देखिए यहां पे भी, ये देखिए इसने कट इसको कहां पे किया है, ये देखिए कहां कट किया है, शाबाश बच्चों, आपकी बुक में, बुक की पिक्चर है, मिनिमम पॉइंट पर कट किया है। ठीक है, मेरा भी देखिए कहां कट किया है, मिनिमम पॉइंट पर। ठीक है, लेकिन जो असल बात कर रहे थे वो तो नहीं भूल गई। असल बात क्या कर रहे थे? असल बात ये कर रहे थे कि कॉस्ट का प्राइस से नीचे होगा तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो इसलिए क्या बन गया, ये इस पॉइंट को भी कोई नाम दे दे, जैसे इसको जी नाम दे देते। ठीक है, तो ये जो ये डॉटेड एरिया, ये क्या बन गया, डॉटेड एरिया क्या बन गया, प्रॉफिट बन गया। क्योंकि कॉस्ट का डब्बा ये डब्बा कॉस्ट का, ये वाला, ये, और ये रेवेन्यू का डब्बा है। तो रेवेन्यू का डब्बा बड़ा है कि कॉस्ट का डब्बा बड़ा? रेवेन्यू का डब्बा बड़ा, इसलिए प्रॉफिट है। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। नॉर्मल डायग्राम बनाना कोई मुश्किल है? आपको डायग्राम बनाना बहुत सिंपल, मसला उसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन समझना कि क्यों ऐसा हुआ। लेकिन चले बनाते हैं जी। ये देखिए, ये रहा यूनिट्स, ठीक है ना, इधर यूनिट्स आ गए, इधर आ गया रेवेन्यू एंड कॉस्ट आ गया। ये क्या आ गया बच्चों, एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, थोड़ा सा काम पहले पिछले दो रिवाइज कर ले, जो आता है वो तो कर लेना भाई। जो वो कहते ना, पंजाबी की बता दें, वो कहते ताकि ये हो गई जी हमारी प्राइस, क्या आ गई, P1। ये कहता है कि यहां पे आ गई क्या जी, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ये यहां पे क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहां बना देते हैं इक्विलिब्रियम। यहां से आप कहेंगे सर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, तो क्या बन जाएगी, आउटपुट बन गई, इक्विलिब्रियम आउटपुट बन गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बन गई। अब आगे बात यह कि इन्होंने कहा कि जो एवरेज कॉस्ट कर्व है ना, ये हमने ये रख दिया ये इसके ऊपर, और पता है क्या कह रहा है, कह रहा है ये नॉर्मल प्रॉफिट है। यही दुख की बात है, यही दिल तोड़ने वाली बात हुई ना, कि हम तो कहते हैं कि ये प्रॉफिट तो है ही नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए, है ना। लेकिन एक्चुअली कहानी क्या है, कहानी ये होती है बच्चों कि जो कॉस्ट कर्व होती है ना, इसके नीचे क्या होता है। पहली तो बात ये कि एक एवरेज कॉस्ट कर्व या कॉस्ट कर्व के नीचे क्या है, तो आप कहेंगे इसके नीचे ना पता है खर्चे हैं। कौन से खर्चे? आप कहेंगे लैंड का रेंट है, लैंड का रेंट है, ठीक है, लैंड का किराया खर्चा है, कॉस्ट है कि नहीं है, है कि नहीं। अच्छा, लेबर की वेजेस और सैलरीज हैं, लेबर की वेजेस एंड सैलरीज हैं, कॉस्ट है कि नहीं है, ये भी कॉस्ट ही होती है। और कैपिटल के लिए क्या है, इंटरेस्ट है। तो चाचू चौथा फैक्टर जो है वो गैर है, एंटरप्रेन्योर उसके लिए प्रॉफिट भी है। चारों फैक्टर का रिटर्न है कॉस्ट के नीचे, इसलिए कॉस्ट कहलाती है। लेकिन ये प्रॉफिट पता कौन से वाला है, जिस पर कम से कम एंटरप्रेन्योर काम करने के लिए तैयार रहे, जिस पर उसकी जिंदगी के खर्चे पूरे हो जाए, उसकी बीवियों का कॉस्मेटिक, उसकी बीवी का कॉस्मेटिक, उसके बच्चों का स्कूल का खर्चा, ठीक है जी, उसके घर के अखराजात और बाकी काम सारे चल रहे हैं, इसी में से कारोबार में से चल रहे हैं। और मजदूरों को तनख्वाह जा रही है, रॉ मटेरियल वाले को पैसे जा रहे हैं, कैपिटल का इंटरेस्ट भी पे हो रहा है, लेबर की वेजेस भी पे हो रही हैं, लैंड का रेंट भी पे हो रहा है। तो वो कहेगा मैं खुश हूं, क्यों, ये सारी लायबिलिटी क्लियर करके मेरे घर का खर्चा चल रहा है, शुक्र अल्लाह। तो फिर ये कौन सा वाला मुनाफा, कौन सा वाला, ये
ये वो प्रॉफिट है जब साल बाद ऑडिट हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी तो कंपनी के एसेट बढ़ चुके हैं। समझ आई बात की? यानी खर्चा भी करके, घर का सब कुछ चला के, सब कुछ पे करके साल बाद हिसाब किया तो कंपनी के एसेट में, इसलिए ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल हुआ तो एसेट बढ़े हैं ना। नॉर्मल में एसेट उतने ही रहते, कैपिटल एसेट वगैरह, और घर के खर्चे चल जाते सबके। लेकिन खर्चे भी चल गए, पेट भर के खाया भी, फिर भी जब साल बाद हिसाब किया तो 2 मशीनें भी फालतू आ चुकी हैं, एक बिल्डिंग भी आप खरीद चुके हैं। तो पता लगा, ऑडिट किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी तो पता चला कि आप तो एबनॉर्मल प्रॉफिट में। क्लियर बच्चों? अब मुश्किल बात तो नहीं है। अब समझ आया कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। नॉर्मल का मतलब नॉर्मल आम हालात का प्रॉफिट। और जिंदगी में हर इंसान कौन सा प्रॉफिट कमाता है? नॉर्मल ही कमाता है। ये एक्सेप्शन है, ये कभी कभी होता है, इसलिए तो उसको सुपर प्रॉफिट कहा गया। सुपर कभी कभी होता है, यानी छक्का लग जाता है कभी कभी, लेकिन सुपर छक्का कब लगता है? ठीक है, गेम ग्राउंड से बाहर। अच्छा, मैं इसमें मुत्तफिक नहीं हूं तो उसके 6 स्कोर ही होना चाहिए। मेरे नजदीक उसको 8 कहना चाहिए, चिक्कू नहीं कहना चाहिए। मेरी एक अपनी राय है। चलिए, बार क्रिकेट का मैं कोई मास्टर थोड़ी। अब देखिए सही, क्लियर? अच्छा, अब आपने डायग्राम बनाने तो नहीं है ना बच्चों, लेकिन वहां पर डायग्राम आते ही फौरन पता है कि ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। ठीक है, अब आ गया नॉर्मल लॉस। अब लॉस बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, सॉरी कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी समझने वाली चीज है, कॉम्प्लिकेटेड कुछ भी नहीं। अच्छा, लॉस में ना एक्चुअली हमें लॉसेस की 2 क्लासेस बनानी पड़ती है। लॉसेस की हमें 2 क्लासेस बनानी पड़ती है। एक लॉस कहलाता है नॉर्मल लॉस और एक लॉस कहलाता है एबनॉर्मल लॉस। जो लॉस नॉर्मल लॉस है उसमें कारोबार रनिंग कंडीशन में रहता है, जिसमें रहता है, और एबनॉर्मल लॉस में कारोबार जो है वो शट डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? शट डाउन हो जाता है। शट डाउन हो जाता है। ठीक है जी। अब इन दोनों की ना क्लासिफिकेशन जब करनी पड़ती है तो कॉस्ट कर्व एक और इन्वाइट करना पड़ता है, एक कॉस्ट कर्व और इन्वाइट करना पड़ता है। उस कॉस्ट कर्व को कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट कर्व। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कर्व के आने से फिक्स कॉस्ट भी बीच में आ जाती है, लेकिन उसके लिए उसे कर्व को बुलाना नहीं पड़ता। वो कैसे? देखिए, अगर मैं कहूं ये मेरी एवरेज कॉस्ट कर्व है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, मान लेंगे आप? मानना पड़ेगा, मेरी बात नहीं मानेगा मैं तो डांटूंगा। ये मेरी शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट कर्व, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट कर्व। ठीक है, शॉर्ट रन में ही है, हम लॉन्ग रन का इक्विलिब्रियम हम पढ़ ही नहीं रहे, हम शॉर्ट रन का इक्विलिब्रियम पढ़ रहे। तो एक मेरी शॉर्ट रन, अच्छा इसमें भी आपको जब रिलेशनशिप पढ़ाए थे, आपसे डायग्राम बनाने के लिए कहा था, तो याद होगा मैंने कहा था इसका मिनिमम पॉइंट बाद में आता है और इसका मिनिमम पॉइंट पहले आता है। हुई थी बात? चलिए आज उस बात को फिलहाल हम छोड़ देते हैं, याद करा दिया ही काफी। मैं ये कहता हूं इन कॉस्ट कर्व के आने से फिक्स कॉस्ट कर्व भी आ चुकी है, फिक्स कॉस्ट कर्व भी आ चुकी है। क्योंकि आप सब बच्चे जानते हैं, हमने कहा था एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर होती है, एवरेज टोटल कॉस्ट होती है किसके बराबर होती है? शाबाश, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज। जब ये इक्वेशन आ गई तो समझिए फिक्स कॉस्ट भी आ गया। वो कैसे? वेरिएबल कॉस्ट के नीचे कौन सी कॉस्ट है? कोई पूछे कौन सी कॉस्ट है, तो आप कहेंगे सर वेरिएबल कॉस्ट के नीचे वेरिएबल कॉस्ट होगी, और कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट कर्व के नीचे वेरिएबल फैक्टर की कॉस्ट होगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में क्या ऐड हुआ है कि वो एवरेज कॉस्ट बन गई? तो आप कहेंगे इसके अंदर फिक्स कॉस्ट ऐड हुई है। इसका मतलब है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे का एरिया वेरिएबल कॉस्ट की कॉस्ट को जाहिर करता है, और उन दोनों का गैप
फिक्स कॉस्ट को जाहिर करता है। रिपीट करें जी, रिपीट करें। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे का एरिया वेरिएबल कॉस्ट को शो करता है और उन दोनों का बाहमी फासला एवरेज कॉस्ट का वेरिएबल कॉस्ट का किसको जाहिर करता है? दैट्स अ थिंग। ये मुझे दो चीजें समझ में चाहिए थी और मेरा मसला हल हो गया। बस यही टेक्निकल बात कि फिक्स कॉस्ट नहीं है लेकिन फिक्स कॉस्ट कब नहीं, लेकिन फिक्स कॉस्ट यहां मौजूद है। वो कैसे? वेरिएबल कॉस्ट फॉल बिलो द वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऑफ आर वेरिएबल फैक्टर्स एंड इन बिटवीन बोथ फॉल्स फिक्स कॉस्ट कर्व। नो, द थिंग इज वेरी सिंपल, इट्स नॉट वेरी सिंपल। अगर मेरे लॉसेस हुए और वो लॉसेस हैं वो इसके इन बिटवीन रहे, इसके इन बिटवीन रहे, नुकसान यहां तक रहा कि फिक्स कॉस्ट पूरी ना हुई, तो इसको हम नॉर्मल लॉस कहेंगे और कारोबार चलता रहेगा। लेकिन अगर लॉसेस पहुंच गए कहां पे? वेरिएबल कॉस्ट तक, तो ये एबनॉर्मल लॉस होगा और कारोबार बंद हो जाए। लेट रिपीट इट। इफ लॉसेस फॉल इन बिटवीन एंड वेरिएबल कॉस्ट, इट मीन फिक्स कॉस्ट लॉसेस, द बिजनेस विल कंटिन्यू, इट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉसेस। But if losses are increased and reach up to variable cost, then it is abnormal losses. The business is going to the shutdown. Business क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं अपनी आसान बिजनेस की लैंग्वेज में, बिजनेस बैंकरप्ट हो जाएगा। बिजनेस बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएगा। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम। डिफॉल्ट हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट हो जाएगा, जो मर्जी लिख ले, डिफॉल्ट भी लिख देते हैं। ये आप खुश? इसका मतलब ये अगले इक्विलिब्रियम में हमें एक और कॉस्ट को इनवाइट करना पड़ेगा और वो कौन सी होगी? शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व। क्लियर जी? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल लॉस की। हम कहते हैं जी ये हमारा इक्विलिब्रियम है। नहीं अभी नहीं, अभी तो डायग्राम के एक्सिस बने, इक्विलिब्रियम कहां से आ गया? कोशिश कर लीजिए इस हद तक हो सके, जब डायग्राम बना ही रहे तो लाइन क्या करें? हाँ, लाइन सीधी मारे हमेशा। अच्छा बच्चों, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, आपने कहा लाइन सीधी मारनी, आपके तो तोते उड़े पड़े आजकल। नहीं बच्चों? आप अपनी शक्लों को देखें। देखकर मेरा दिल चाहता है कि एक रस्सा लाके पंखे से बांधूं। इतने डेस्परेट किस्म के चेहरे। अच्छा बच्चों, सो दिस इज एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स, नो मुश्किल। ये बच्चों आ गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। ठीक होगी बात? आप सब बच्चों को पता है इसको हम क्या कहते होते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। आपको पता है ये प्राइस है और आपको ये भी पता है मैंने लॉसेस जाहिर करने। लॉसेस जाहिर करने तो मेरा एवरेज कॉस्ट कहां जाना चाहिए? प्राइस से ऊपर जाना चाहिए। सिंपल बात। तो इसको उठा के हम कहां ले गए? प्राइस से ऊपर। अच्छा, प्राइस से ऊपर भी लेके गए ना, तो वहां भी सर ने कारागरी हुई रखी। कट कहां पे हो जा? मिनिमम पॉइंट पे, इधर उधर नहीं, मिनिमम पॉइंट। अब लॉसेस को जाहिर करना मुश्किल ही कोई नहीं। ये तुम्हारे लॉसेस हैं। ये क्या है? लॉसेस। ये क्या है? लॉसेस। अच्छा, अब ना बड़े मजे की बात ये है कि यहां पे हमें एक कॉस्ट कर्व और लानी है। आपको पता है ये कौन सी वाली लानी है? वो मैं ये ले आया।
उसको भी देखें तो क्या हुआ है, मिनिमम पॉइंट पे कट किया है किसने, अगर नहीं किया तो अब करवा देते हैं ताकि और प्रोमिनेंट हो जाए। ये देखो, ठीक है जी। अच्छा, अब जो बात जरूरी है वो ये है कि आपको ये पॉइंट बड़े गौर से देखना पड़ेगा जहां कट किया है आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट ने, किसको, अमूद को, वर्टिकल लाइन को जो इक्विलिब्रियम से आ रही है। ये बात चीख चीख कर पुकार रही है कि तुम्हारी वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है, वेरिएबल कॉस्ट मीट कर रही है। क्यों मीट कर रही है? लॉजिक, प्राइस कहां पे है, ऊपर है, और वेरिएबल कॉस्ट का नुकता नीचे है, तो वेरिएबल कॉस्ट तुम्हारी सारी पूरी हो गई, तुम्हें रॉ मटेरियल भी तुम्हारा पूरा हो रहा है, डायरेक्ट लेबर की वेजेस भी पूरी हो रही है। याद है ना इसके अंदर क्या क्या लिखा था, ये मिल रही है, ये मिल रही है। तुम्हारी फिक्स कॉस्ट का भी ये किस्सा पूरा हो रहा है। और कब अगर ये पॉइंट जी कह दूं, इसको मैं जी कह दूं, जी, ये पॉइंट जी है, तो जी से लेके ई तक तुम्हारी फिक्स कॉस्ट भी कवर हो रही है, ये पार्ट फिक्स कॉस्ट का भी कवर हो रहा है। जो कवर नहीं हो रहा पता है कौन से वाला है, ये हिस्सा है फिक्स कॉस्ट का जो कवर नहीं हो रहा, नॉट कवर, ये कवर नहीं हो रहा। तो हम कहते हैं कारोबार कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो सोचते हैं कारोबार क्यों कंटिन्यू रहेगा जी, नॉर्मल लॉ से पहले तो वजह ये हो गई। लेकिन अगर मंतकी तौर पे सोचें तो ये शॉर्ट रन पीरियड, ये शॉर्ट रन पीरियड है, रॉ मटेरियल आ रहा है, लेबर को वेजेस मिल रही है, यानी आपकी वो कॉस्ट पूरी हो रही है वेरिएबल। फिक्स कॉस्ट में क्या चीजें जो कवर नहीं हो रही होंगी, फिक्स कॉस्ट में हमने लिखा क्या क्या था, याद करो, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, वेजेस नहीं थी, वेजेस डायरेक्ट लेबर शीट में थी, दैट इज इन द पार्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। और इसमें क्या था, कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट, बैंक से लोन लिया हुआ उसकी किस्त, और नहीं ट्रांसपोर्ट भी इसमें आएगी, जब रॉ मटेरियल आएगा तो ट्रांसपोर्ट आएगी, वो भी वेरिएबल में। याद कीजिए हमने कहा था प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन होगा तो मटेरियल लेके आऊंगा, तो ट्रांसपोर्ट भी वेरिएबल में थी, डायरेक्ट लेबर भी किसमें थी, रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी किसमें थी, वेरिएबल में। जो फिक्स में थी वो क्या थी, रेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट सबसे ऊपर लिखी हुई। तो रेंट ऑफ द बिल्डिंग कारोबारी लोग हर महीने देते हैं, नहीं यार हर महीने कब देते हैं, ऑफ द बिल्डिंग कारोबारी जो ऑफिसेज होते हैं उनका रेंट हर महीने दिया जाता है। नहीं, वो होता ही ईयरली है, पूरे साल का इकट्ठा होता है, 6 माह से कम उसकी किस्त नहीं होती यार। कारोबारी जो मरकज की का किराया है, कारोबारी ऑफिस का जो किराया है, और जो बैंकों के लीज हैं, वो अक्सर लॉन्ग रन जो आपने कर्जे लिए होते हैं वो 6 माह की किस्त होती है, 6 माह बाद देनी होती है। इसका किराया भी साल का लेता है किराया, माल के मकान, वो रोज महीने बाद आके बाहर खड़ा हो जाए कारोबार है यार, क्या हाल, वो पहले ही टर्म रख देता है कि साल खत्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर अगले साल का किराया नहीं ठेका नहीं, बस वो किराया इकट्ठा लेता है, लमसम लेता है बिजनेस बिल्डिंग का। तो जो किराया आपने, चले अब ये तो समझ आ गई ना, आज ये नई इंफॉर्मेशन मिली कि बिजनेस बिल्डिंग का किराया 6 माह या साल का होता है। तो अगर मैंने 6 माह या साल का किराया दे दिया है जून में दे दिया, अब जुलाई और अगस्त में मेरा किराया पूरा नहीं हुआ, मुझे कारोबार बंद करना चाहिए ईमानदारी से? अभी मेरे पास कितने महीने बाकी, 4 महीने बाकी, हो सकता है बीच में किसी एक महीने में इतना आ जाएगा सारा कवर हो जाए। दिस इज द रीजन कि शॉर्ट रन में कारोबार जारी रहेगा, दिस इज द रीजन, नाउ यू गॉट द रीजन। देखिए बात ये नहीं, मैं भी दूसरे टीचर्स की तरह कह सकता था वहां, देखो जी अगर इसमें हुआ तो कारोबार चलेगा, इसमें हुआ तो नहीं चलेगा, और आप भी यही कह रहे थे, भी आप मान भी गए कि नॉर्मल लॉस है इसलिए कारोबार चलता रहेगा। सारी किताबों में ये लिखा, सारी किताबों में ये लिखा। लेकिन जिस बंदे को अकाउंट्स नहीं आती, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं आती, वो तो इकोनॉमिक्स ऐसे पढ़ा सकता है जैसे लिखी,
लेकिन जिसको उसका कॉन्सेप्ट है वो कहेगा नहीं यार इसको उसके साथ मिला देते हैं ताकि बच्चे के जहन में रहे कि यार मॉडल बना कैसे। क्लियर बच्चों? तो क्या मतलब हुआ, रॉ मटेरियल के पैसे पूरे हो रहे हैं, डायरेक्ट लेबर के पैसे पूरे हो रहे हैं, तो कारोबार चल रहा है यार। किराए के पैसे साल बाद देने, साल के अंदर अंदर कभी भी मुनाफा बढ़ गया तो मसला हल हो जाएगा। क्या हाल? सो दैट इज वाई। और फिर ये कि उसको किराया हम एडवांस दे चुके हैं, एडवांस दे चुके हैं, इनिशियल कैपिटल में से दे चुके होते हैं, देते हैं तो बिल्डिंग मिलती है ना। तो अब अगर शॉर्ट रन में किराया पूरा ना हुआ तो कारोबार को जरा कंटिन्यू करेंगे, इसको तूल देंगे थोड़ा। क्या हाल है? कारोबार को थोड़ा तूल देंगे, चलाएंगे। और अगर बैंक की किस्त भी साल की दी हुई है, अगले साल दी होगी, क्या हाल? तो तब भी क्या करेंगे, कारोबार को रन करते हैं यार, क्या हुआ, हो जाएगा मसला, ठीक होगा बच्चों। लेकिन अगर वेरिएबल कॉस्ट में मसला पड़ गया, ये देखो बच्चों, ये भी वही डायग्राम है, ये देखो जरा, ये देखो वेरिएबल कॉस्ट पूरी हो रही है, ये देखो फिक्स कॉस्ट का भी एक हिस्सा पूरा हो रहा है, फिक्स कॉस्ट का एक छोटा सा हिस्सा पूरा नहीं हो रहा, तो कारोबार बंद करना नहीं चाहिए। लेकिन अगर यहां देखें, ये देखिए नहीं बनाया इन्होंने, कोई बात, चलो हम यहां बना देते हैं। ये देखिए, अगर यहां पे ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि ये आपका यूनिट्स है, ये रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, ये आपका एवरेज एंड मार्जिनल रेवेन्यू है, ये प्राइस है, और ये मैंने ब्लैक में चले मैंने बना दिया मार्जिनल कॉस्ट को। अब तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये आ गया क्या जी, आउटपुट। और अब जनाब हमने क्या किया वाला, अब ये देखिए, चूंकि हमने शट डाउन बनाया था ना, हमने सबसे पहला काम तो ये किया है कि एवरेज कॉस्ट को उठा के ये ऊपर ले गए एसएसी, और ऐसे वीसी को भी उठा के ऊपर ले गए। अब बताइए कारोबार चलेगा? रॉ मटेरियल के पैसे नहीं है, लेबर अपनी वेजेस मांग रही है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो मेरा तो ख्याल है कारोबार चलेगा नहीं, बल्कि शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन भी क्या होना है, आप वहां पहुंचेंगे और बैंक, मैंने वहां पे बैंक वाले लेके, वो सॉरी लेबर जो है वो लेके आई होगी, लेबर यूनियन एक वकील को, और वो कहेंगे ये क्या, ये बैंक्रप्सी स्पेशलिस्ट है, ठीक है जी। तो वो आए होंगे वहां पे। तो अब तो देखिए ना, अब तो आपको पता ही चल गया ना कि आपकी फिक्स कॉस्ट तो पूरी की पूरी उड़ गई ना, वो तो कवर ही नहीं हुई, क्लीन स्वीप हो गई फिक्स कॉस्ट, आपकी पूरी की पूरी फिक्स कॉस्ट अनकवर है, फिक्स कॉस्ट अनकवर है। और वेरिएबल कॉस्ट का भी एक हिस्सा स्किपिंग है। तो बच्चों, जब वेरिएबल कॉस्ट का भी हिस्सा स्किपिंग है, नॉट मीट, आपसे नहीं पूरी हो रही, तो कारोबार क्या होगा, उसने बंद ही होना है, और क्या होना है, बंद ही होना है, और क्या होना। अच्छा बच्चों, अब जरा थोड़ा सा कि जब भी ये गैप आएगा ना, ये गैप जो आपने देखा है ना जी, वेन एवर यू सी दैट दिस गैप, ये गैप जब भी आप देखें, इसको आपने क्लोजिंग डाउन कहना है। क्या कहना है? क्या मतलब? क्लोजिंग डाउन का मतलब यह है कि तुम्हारे बस की बात नहीं, कारोबार बंद हो चुका है, अब तुम कुछ ना करो। वकील आ चुके हैं, बैंक ऑफिसर्स आ चुके हैं, दुनिया इकट्ठी हुई पड़ी है, यू नीड टू डू नथिंग, यू नीड टू डू नथिंग। लेकिन अगर ये आपका कर्व जो है, सर 5 मिनट लगाने पड़ेंगे, मैं 5 मिनट जरूरी है। अच्छा, तो अगर ये आपका पॉइंट है, ये मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, जरा गौर करना बच्चों, बड़ी गौर तलब बात है। एबीसी यहां पर है और एसी यहां पे है, तो जनाब अभी ना कारोबार बंद नहीं हुआ, बस बंद होने ही वाला है, बंद नहीं हुआ, बंद होने वाला है। तो इसको कहेंगे ये शट डाउन पॉइंट है। तो वो कौन सी सूरत हाल थी?
वो क्लोजिंग डाउन था, क्लोजिंग डाउन या क्लोजिंग डाउन, जो खुद ब खुद क्लोज हो रहा है। इस शटल के नीचे आओगे तो दब जाओगे, क्लोज हो रहा है, ये खुद ही क्लोज हो गया, आपने कुछ नहीं करना। लेकिन शट डाउन पॉइंट के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठ के फैसला कर सकते हैं कि अच्छा तरीका बंद करने का क्या हो सकता है। एक होता है कारोबार क्लोजिंग डाउन हो गया, आप इसको लिक्विडेट करेंगे, वकील और बैंकर्स और यूनियन लीडर्स आके, टीम आके लिक्विडेटर्स, वो जाहिर है वो तो आटे के भाव बेच देंगे, लोहे के भाव बेचेंगे इसे। लेकिन अगर आप खुद शट डाउन करें तो might be you go for acquisition and merger, you will search some acquisition option, क्या हाल है? तो ये शट डाउन है। तो शट डाउन का मतलब जस्ट गोइंग टू बी क्लोज, अबाउट टू बी क्लोज, यानी अभी नफ्स चल रही है, वेंटिलेटर पे है बिजनेस। और इसका मतलब क्या है? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, आई एम सॉरी वी ट्राइड वेरी वेल बट बिजनेस इज नॉट सेफ। और ये क्या है? तो इसका मतलब एबीसी अगर जुड़ जाए आगे किसके ऊपर? प्राइस लाइन पे, तो ये शट डाउन पॉइंट। और अगर ऊपर उठ जाए तो फिर वो ऊपर उठ गया, अल्लाह ले गया। ठीक होगी बात, याद रहेगा। दिस इज व्हाट द डिफरेंस। ये डिफरेंस किताब में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैंने एहतियातन कराया है। एहतियातन है भी तो छोटी सी बात है ना, वे उसके ऊपर डूबता है तो क्या है? शट डाउन पॉइंट है। उससे ऊपर है तो क्या है? क्लोजिंग डाउन। अच्छा, अब ये जो संक कास्ट है, पता क्या कह रहा है? संक कास्ट कहता है कि जब शॉर्ट रन में लॉस शुरू होता है तो तुम R&D के पैसे दे चुके होते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के दे चुके होते हो, इक्विपमेंट सैलरीज दे चुके होते हो, तो तुम्हें कारोबार फौरी तौर पे बंद करना नहीं चाहिए, चूंकि तुम इतने पैसे तो लगा चुके हो। तो ये संक कास्ट का ज्यादातर ताल्लुक जो है ना, वो पर्टिकुलरली यहां है जहां नॉर्मल प्रॉफिट आता है। क्या आता है? नॉर्मल प्रॉफिट आता है, वहां पे इसका ताल्लुक जाएगा। क्लियर बच्चों? नो प्रॉब्लम, इसका ताल्लुक उसके साथ। ठीक हो गई जी बात? कोई चीज मुश्किल? नो मुश्किल? पक्की बात है? सब बच्चे ईमानदारी से कह रहे हैं? चले ठीक हो गया। इसको सेव कर लें। ये हमने इसको सेव कर लिया और ये हम